नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मंडी उप निरीक्षक 2021 में जो परीक्षा हुई उसमें गणित के कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न पूछे गए। उन विशेष प्रकार के प्रश्न जो है सामान्य तौर पर बच्चे उसे छोड़ते हैं क्योंकि वे प्रश्न बनते नहीं, और उन प्रश्नों की बातचीत मैं आज करने वाला हूं। और ऐसे प्रश्न अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को, मैं कई बार बोल चुका हूं, अभी आप देखे होंगे कि ये एग्जाम था उसका, ये अमीन पटवारी का कट ऑफ देखिए किस हिसाब से कट ऑफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ना नहीं चाहिए आपको। यदि छोड़ रहे हैं मतलब आप फंस गए हैं, फंस चुके गए, ठीक। तो कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ उसको थोड़ा अच्छे तरीके से जरूर पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ेंगे तो काम आपका बन सकता है। चलिए, क्षेत्र मिति से संबंधित प्रश्न है, और ध्यान रखिएगा कोई भी कंसेप्ट ओवरनाइट नहीं होता। ऐसा नहीं होता, मतलब कोई भी ट्रिक जो होता है तुरंत नहीं बनता है। ट्रिक के पीछे पूरी की पूरी कंसेप्ट होती है, तब जाकर के कोई ट्रिक काम आता है। और अक्सर एग्जाम में बच्चे ट्रिक भूल जाते हैं, इसलिए हमको फोकस करना है कंसेप्ट पर। वैसे तो मैं अभी तक जो वीडियोस ऐसे सीरीज चला रहा हूं उसमें कंसेप्ट को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन इस वीडियो में हम एक आध क्वेश्चन को देखेंगे कि वो किस प्रकार से बनते हैं, उसके फॉर्मूला का फॉर्मेशन कैसा होता है, वो सब चीजें। पहला प्रश्न कहता है, 24 नंबर का देख रहे हैं, कहता है एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 75% है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना होगा। मतलब पूछना यह चाहता है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका और छोटे विकर्ण के वर्ग का अनुपात क्या होगा। यह सवाल में पूछा है, लेकिन इसमें फंस जाएंगे। चलिए, थोड़ा सा मैं बोला कि आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें आपको समझाने या देने वाला हूं। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई समचतुर्भुज क्या होता है। तो समचतुर्भुज कहने का मतलब यह होता है, कोई भी समचतुर्भुज हम किसे कहेंगे, ऐसी कोई भी चतुर्भुज, कोई भी संरचना जिसकी चार भुजाएं हों। चतुर्भुज का ही उदाहरण है। चतुर्भुज अगर बोले तो चार भुजा होनी चाहिए, तो उसमें चार भुजा हो। लेकिन इसका दूसरा कैरेक्टर क्या कहता है कि चारों जो भुजा हैं वो भुजाएं जो हैं वो भुजाएं समान हो। जैसे वर्ग में होता है वैसे ही चारों भुजाएं समान हो। वर्ग में हम देखते हैं कि जो कोण बनता है, जैसे मैंने एक वर्ग बनाया ऐसा, इसमें जो कोण बना है, यहां पर जो कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है। उसी प्रकार से हर जगह पर जो कोण बनता है 90 अंश का बनता है। उसी प्रकार से आयत में भी वैसे ही कोण जो बनता है वो 90 अंश का बनता है, ठीक। लेकिन इसका कहना यह है कि जब ये तीसरा इसका कैरेक्टर ये कहता है कि जब इसके एक दूसरे छोर को मिलाया जाए ऐसे, तो इसके बीच में जो विकर्ण बनेगा, ये विकर्ण जहां पे काटेगा ये 90 अंश का होना चाहिए। ये तीसरी विशेषता है इसकी, ठीक। तो ये सब चीजें तो हम लोग पढ़ेंगे, कंसेप्ट में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये तीसरी विशेषता इसकी हो गई। अब ये देखिएगा प्रश्न ऐसे बनेगा कि लगेगा कि एकदम हलवा खाए, लेकिन मैं थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहता हूं, ठीक। तो ये तीसरी विशेषता होगी। अब चौथी विशेषता क्या हो सकती है, तो मैं कह सकता हूं कि जब मैंने यहां पे लाइन ड्रॉ किया, यहां से लाइन जब खींचना शुरू किया और यहां से जो खींचना शुरू किया, मतलब यहां पर जो भी कोण बन रहा था उसको 1/2 भाग में बांट दिया, और यहां पर जो भी कोण बन रहा था उसको 1/2 भाग में बांटा। उसी प्रकार से यहां लाइन ड्रॉ किया, तो यहां पे जो भी कोण बन रहा था उसको 1/2 भाग में बांट दिया, 1/2 भाग में यहां बांट दिया, यानी एक भाग ये हो गया और एक भाग ये। उसी प्रकार से एक भाग ये, 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 ठीक। तो ये कोण, यहां पर जो कोण बनेगा ये कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। जब ये कोण 90 अंश का बना तो इसके सामने वाला कोण कितने अंश का बनेगा, ये भी 90 अंश का, ये वाला 90 अंश का, और ये भी 90 अंश का ही बन जाएगा। इतनी बातें हमको पता चल गई है, समझ गए हैं हम, ठीक। तो ये रहता है समचतुर्भुज की एक विशेषता कि वो कुछ इसी प्रकार का दिखेगा। अब जाहिर सी बात है इसकी लंबाई
और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई भले ही बराबर हो, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, लेकिन इसका जो विकर्ण बनेगा वो विकर्ण, एक विकर्ण जो होगा वो आवश्यक तौर पे बड़ा होगा और एक जो विकर्ण होगा वो आवश्यक तौर पर छोटा होगा। ठीक, एक विकर्ण आवश्यक तौर पर बड़ा होगा, एक विकर्ण आवश्यक तौर पर छोटा ही होगा। ठीक, जैसे ये बनाया, इसकी भुजा समान है लेकिन इसकी लंबाई और इसकी लंबाई में फर्क होगा, ये होगा लंबा और ये होगा थोड़ा छोटा। ठीक, एक होगा लंबा और एक होगा थोड़ा छोटा। यहां तक बात तो समझ में आ गई होगी। अब चलो दोस्त, एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि कोई समकोण है, समकोण त्रिभुज है। तो अगर समकोण त्रिभुज की बात करता हूं और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करता हूं तो क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यानी अगर ये जो एक कोण, समकोण मतलब उसका एक कोण 90 अंश का होगा, यानी ये कोण हो गया 90 अंश का, इसका आधार क्या होगा, नीचे वाला हो गया, मतलब ये वाला आधार है, और ऊंचाई मतलब ये वाला है। ठीक, यही होता है आधार गुणित ऊंचाई। क्लियर है? अच्छा, इतना तो समझ में आ गया। अब ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला आधार गुणित ऊंचाई कैसे बना, ये सब चीजें हम कंसेप्ट वाले क्लास में करेंगे। त्रिभुज वाला कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा, क्योंकि ये भी समझ गए तो इसको भी रटने की, पढ़ने की, याद करने की जरूरत ही नहीं। ठीक, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यानी अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई करना पड़ेगा। अब चलो यहां पर देखो, मैं इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये इसको किया, इसको किया। ठीक, अब ये देखो, इसमें देखिए ये 4 त्रिभुज है, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, सभी सेम नाप के हैं। जस्ट ये ऐसा है तो इसको जस्ट उल्टा किया हूं, ये ऐसा है तो इसको भी उल्टा किया हूं, लेकिन ये 4 समकोण त्रिभुज से मिलकर के बना है। ठीक, तो इसको फिर से बना देता हूं। ये जो डायग्राम बना है 4 समकोण त्रिभुज से मिलकर के बना है। तो इस प्रकार से डायग्राम बन गया। ठीक, अब मैं कहता हूं कि ये वाला जो एरिया है, अगर यहां से लेकर के, जैसे इस वाले इमेज में हमने देखा, एक इमेज में लेता हूं, ये वाला भाग लेता हूं, ये वाला भाग अगर लूं तो मैं कहूंगा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो मैं कहूंगा ये चूंकि समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होगा। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा इसका। अब देखना, एक होता है डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण। तो ये विकर्ण की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे अगर आप आते हैं, देखिए यहां पे अगर मैं दिखाता हूं तो ये पहला विकर्ण ये हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया। कर्ण और विकर्ण में भी फर्क होता है, ध्यान रखना, उसको भी कभी पढ़ेंगे। तो इस विकर्ण को मैं मान लेता हूं D1 और इस विकर्ण को मैं मान लेता हूं D2। अब देखिए, हम इसके क्षेत्रफल के लिए हम एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी रटना नहीं। ठीक, अगर ध्यान रखो, इसको मैं मान लेता हूं D1, इसको मैं मान लेता हूं D2। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब एकदम ध्यान से बताना, ये यहां से लेकर के यहां तक की पूरी लाइन D1 है। अगर इस लाइन को यहां से ऐसे आधा में काटा गया है, एकदम आधा में काटा गया है, तो मैं कहूंगा, अगर मैं कहूं कि यहां से लेकर के यहां तक की लाइन कितनी होगी, ये वाली लाइन कितनी होगी, यहां से यहां तक, तो आप कहेंगे जस्ट आधा होगा, यानी D1 का आधा होगा, D1/2 हो जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार से एक दूसरा चीज देखते हैं। यहां से यहां तक की जो पूरी लाइन है, यहां से लेकर के यहां तक चलता हूं, तो इस लाइन को मैं कहता हूं D2। और इस लाइन को अगर यहां से आधा में काट दिया गया है
तो मैं कहूंगा यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितनी हो गई, तो आप कहेंगे d2/2, यही होगा। अब देखो, अब हमको ये पता चल गया, अब इधर वाला छोड़ देना, अब इसको देखना, ये वाला त्रिभुज बस यहां से लेकर के यहां तक, इसकी लंबाई कितनी हो गई, केवल यहां से लेकर के यहां तक, तो मैं कहूंगा d1/2। और इसकी लंबाई कितनी हो गई, तो यहां से यहां तक पूरा d2 था, तो इसको आधा कर दिया तो d2/2, ये हो गई। मतलब मैं यहां पर 1/2 आधार के जगह पर d2/2 लिख सकता हूं, ऊंचाई हाइट के जगह पर d1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि अब उसके जगह पर ऐसा लिख दिया। अब फिर से देखना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, तो कितना हो गया, मैं इसको लिख सकता हूं d2 पहले है तो d2 आगे लिखूं या पीछे लिखूं, जैसे एक 3x2 लिखूं या 2x3 लिखूं, दोनों का उत्तर तो 6 ही आना है, दोनों का उत्तर 6 आना है। जब दोनों का उत्तर 6 आना है तो मैं d1 को पहले भी लिख सकता हूं, d2 को बाद में भी लिख सकता हूं, तो चलो लिख देता हूं। अब इसको थोड़ा सा सरल करता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, d1 इंटू d1 गुणे d2 बटे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। अगर मैं कहूं कि ये इतना होगा तो कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं है। इसी का वैल्यू मैं ये d1 d2 को लगा लगा के इतना ले आया हूं। अब जादू देखना, चूंकि देखो ये वाला एरिया जो है यहां से लेकर के यहां तक, ये जो पूरा एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो इतना है, d1 इंटू d2/8। अगर मैं कहता हूं कि ये जितना है उतना ही ये भी है, तो अगर यहां से नीचे से छुपा दिया जाए तो ये जितना है उतना ही है, तो जितना इसका क्षेत्रफल जो भी होगा, मान लेते हैं 10 आया क्षेत्रफल, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा ये, क्योंकि ये जितना है उतना ही ये भी है, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी, इसको भी शामिल करें तो ये भी बराबर है, तो 30 हो जाएगा, 3 गुना, इसको करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। मतलब अगर इस फॉर्मूला से चले कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, क्योंकि ये समकोण पर रहेगा ही रहेगा, ठीक, तो हम समकोण वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से चले तो इसका अगर 4 गुना कर दूंगा तो मेरे को पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, पूरा 4 गुना किया तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो जस्ट इसका 4 गुना कर देता हूं, मैं करता हूं d1 इंटू d2/8 गुणे 4, 4 गुना किया तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी d1 इंटू d2/2। अगर मैं कहूं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहेंगे d1/d2/2, यही होता है, d1 इंटू d2/2। और ये फॉर्मूला आप रटे होंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। मैं बस आपको यही दिखाना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था कि कोई फॉर्मूला का जनरेशन कैसे होता है, कोई फॉर्मूला कैसे बनता है। उसी प्रकार से 1/2 आधार गुणित ऊंचाई बना है, इसको कभी त्रिभुज वाला कंसेप्ट बताऊंगा तो उसमें भी समझ में आएगा। तो ये आपको रटने की जरूरत है क्या, अगर आपको समचतुर्भुज कह रहा है तो आपको इसको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आप यहां से ही सीधा सीधा निकाल सकते हैं। या फिर आप चाहे तो इसका अगर क्षेत्रफल निकल गया है, आपको मालूम है कि एक भाग का क्षेत्रफल आपको दे दिया और पूरे का क्षेत्रफल पूछा है, तो आप जस्ट 4 से गुणा कर दीजिएगा और उत्तर आ जाएगा। ठीक, यहां तक बात बनी। चलो अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। सवाल, जो सवाल था हमारा, मैं तो ये फॉर्मूला आपको दिखा दिया, अब हमारे सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कहता है, अब इसको मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो ले लिए होंगे, ठीक, इसको मिटा दो। सवाल कहता है कि ये जो है, अगर ये 100 है तो ये कितना है, 75 है। तो अब हम इसका जो है क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा हमारा d1 इंटू d2/2, तो 100 गुणे 75/2, यही होगा क्षेत्रफल, यही तो होगा हमारा क्षेत्रफल, 100 गुणे 75/2। ठीक, कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 50, 75 गुणे 5, 50, 5
25 के 5 हासिल 2 और 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी हमारा जो भी था ये स्क्वायर में होगा और ये मीटर में होगा तो मीटर में, फीट में होगा तो फीट में, लेकिन ये स्क्वायर में होगा। ठीक, मतलब वर्ग लगेगा, मीटर का वर्ग चाहे जो भी। तो ये हमारा पूरा क्षेत्रफल इतना आ गया। अब आपसे पूछा है कि जो छोटा वाला लाइन है, यानी छोटा वाला जो D2 है, छोटा वाला जो डायगोनल है, उसका वर्ग कितना होगा, तो उसका वर्ग निकाल देते हैं। तो 75 का गुणे 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37, और फिर 7 5 35 के 5 हासिल 3 और 7 7 49 और 3 52 सॉरी 5 2 3 2 5 और 1 6 और 5, यानी 56 25। 75 का वर्ग कितना हो गया, 56 25 हो गया। ठीक, आपसे सवाल क्या पूछा था, आपसे सवाल ये पूछा था, देख लेते हैं। सवाल आपसे ये पूछा था कि समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 75% है, एक को माना 100 और दूसरे को माना 75। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 37 50, कुछ ऐसे ही था। तो क्षेत्रफल इतना है, तो छोटे विकर्ण यानी जो 75 है उसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना गुना होगा, तो हम ये देख लेते हैं छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा। तो हम इसको चलते हैं, फिर से बनाते हैं। तो छोटा ए वाला कितना हो गया, 37 50 बटे इसको कर देंगे 56 25, काटना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 5 से ही काट देता हूं, 5 7 35, 5 5 25 0, इसको काट देता हूं 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर से काट देता हूं 25 से डायरेक्ट काट देता हूं, 25 चौको 100 और 25 25 125, इसको 25 से काट देता हूं, 25 तिया 75 यानी 30, फिर से काटता हूं तो ये हो जाएगा 5 5 छक्का 30 और 5 9 45, फिर से 3 से काट देता हूं, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 यानी 2/3। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक, यही बस पूछा था कि कितना गुना होगा। एक्चुअल में पूछा क्या है, अनुपात पूछा है कि जो क्षेत्रफल है और जो विकर्ण मतलब एक छोटा जो विकर्ण है उसका वर्ग है, उसका अनुपात क्या है या कितना गुना होगा, तो 2/3। अब इतना कचर पचर करना, देखिए इतना लंबा बताया, इसके बाद आपसे प्रश्न बना, अब मतलब अब नहीं छूटेगा, अब तो बन ही जाएगा, ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा। लेकिन मैं आपको अगर शॉर्टकट में अगर आप इसको जानना चाहते या फिर समझना चाहते तो भी आप बना सकते थे इसको बहुत आसानी से, लेकिन मैं आपको बताया थोड़ा लॉन्ग मेथड ताकि आप कभी भी भूले नहीं, हमेशा समझे। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई कितना हो गया, 100, पहला तो मान लेंगे 100, दूसरा मान लेंगे 75। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम अगर फॉर्मूला, हमको वो फॉर्मूला तो पता चल गया, d1 इंटू d2 बटे 2 क्यों होता है, तो इसको बस 2 कर लेंगे, तो d1 d2 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 37 50, तो एक तो निकल गया 37 50। अब हमको जो 75 है इसका वर्ग निकालना है, 75 का वर्ग कितना हो गया, तो 75 गुणे 75 कर देंगे, जो भी आएगा यहां 75 गुणे 75 कर दिए। डायरेक्ट भी काट सकता हूं, 25 5 7 35, 2 5 5 25 0 और 5 एकम 5 5 5 25 15, फिर 15 एकम 15 15 15 29 या 45 को 60 5 75 5 75 0, और ये फिर हो गया 25 और ये हो गया हाँ 50 10 हो गया, और ये हो गया 25 15, फिर इसको काट देंगे, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 2/3। एकदम तुरंत उत्तर आ जाता, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फॉर्मूला अधिकतर बच्चे भूलते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूला के पीछे का कंसेप्ट जान जाएंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, इस बात की आपको गारंटी मैं दे सकता हूं। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है एक घन के सभी सतहों के क्षेत्रफल का योग 3750 वर्ग मीटर है।
तब उस घन के सभी किनारों की लंबाइयों का योग कितना होगा। सबसे पहले तो घन समझो। घन क्या होता है? ऐसा कोई आकृति जिसके चार फलक हों, जैसे कोई भी घन हो सकता है, जैसे कोई माचिस हो सकता है, जैसे ये है, ये इसके सॉरी 6 फलक हो, तो 1 2 3 4 5 और 6 फलक होने चाहिए। सभी फलक बराबर होने चाहिए, मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, यानी घन होगा, नहीं तो फिर घनाभ हो जाएगा। तो घन को हम बोलते हैं क्यूब। ठीक, घन को क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। तो कहता है एक घन के सभी सतहों के क्षेत्रफलों का योग 3750 वर्ग मीटर है, तब उस घन के सभी किनारों की लंबाइयों का योग कितना होगा। चलो देखते हैं, जब देख रहे हैं तो देख ही लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का घन है, कोई भी घन है, ठीक, उस घन में आप ये देखेंगे कि टोटल जो फलक होते हैं, फलक मतलब किनारा जो होता है, बराबर सपाट भाग जो किनारा होगा, जैसे इसमें 6 है तो एक किनारा ये हो गया, 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 एक किनारा ये और एक किनारा ये, मतलब टोटल जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 किनारे होते हैं। दूसरा कहता है कि जो कोर होता है, कोर कितने होते हैं? कोर किसको बोलेंगे? कोर का मतलब जोड़। जैसे यहां पर देखो, इसको और इसको जोड़ रहा है एक लाइन ये, तो एक लाइन ये हो गया, 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 4 लाइन यहां हो गए, 5 6 7 8 हो गए, 9 10 11 और 12, यानी टोटल कितने हो गए? कोर की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। ठीक है, अभी आप इसको एज्यूम करिए कि ये सब तरफ से बराबर है। अभी एज्यूम करिए कि ये सब तरफ से बराबर है। अभी मेरे पास वो नहीं है खेलने वाला, नहीं तो मैं उसमें भी दिखा देता, लेकिन अभी एज्यूम करिए कि ये सब तरफ से बराबर है। तब ये कहता है कि जो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, यानी ये वाला जो भाग है पूरा, ऐसे ऐसे ये जितना होगा, ये जितना भी होगा, इसका जितना भी क्षेत्रफल होगा इस भाग का, मान लेता हूं x क्षेत्रफल होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर सभी किनारों को जोड़ा गया है, तो अगर इसका क्षेत्रफल x है तो इसकी लंबाई भी बराबर होगी, चौड़ाई भी बराबर होगी, लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर। तो इसका मतलब इसका जितना होगा उतना ही इसका होगा, दूसरे फलक का, इसका तीसरे फलक का, चौथे फलक का, पांचवें फलक का, और एक सामने दिख रहा है उस छठवें फलक, जो कि इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर एक फलक का हमको क्षेत्रफल पता है x, तो हम कहेंगे 6 फलक का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? x धन x धन x धन x धन x धन x करके, मतलब टोटल अगर मैं 6 फलक कहता हूं तो मैं कह सकता हूं 6 फलक का क्षेत्रफल 6x हो जाएगा। हो जाएगा, सबको जोड़ दूंगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6x हो गया, 6 फलक का क्षेत्रफल 6x हो गया। हमको यहां पर 6 फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ है कि जो 6 फलक है उसके क्षेत्रफल का योग घन के सभी सतहों के, यानी सभी फलक के क्षेत्रफल का योग 3750 है। यानी 3750 जो है वो 6 फलक का क्षेत्रफल है, यानी 6 सतह का क्षेत्रफल है। तो अगर मेरे को एक सतह का चाहिए, तो एक सतह का अगर चाहिए तो मेरे को क्या करूंगा, 6 सतह का चाहिए था तो 6 से गुणा कर दिया था। अगर एक सतह का चाहिए या फिर 6 को जोड़ दिया था। अगर एक सतह का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 6 से भाग कर दूंगा, तो जो 3750 है उसको 6 से डिवाइड कर दूंगा या 6 बराबर भागों में बांट दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 25, 6 पंचे 30। यानी मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो क्षेत्र है, एक फलक का क्षेत्रफल कितना होगा, एक फलक या फिर एक सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 625 मीटर स्क्वायर। मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 625 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान रखना, या फिर आपको पता है कि कोई भी घन बन रहा है, ठीक, वो घन कैसे बनता है, वो घन इसी प्रकार से बनता है।
कुछ इस तरीके से बनता है, देखो जैसे ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ठीक, इसको बीच से काट दिया, इसको बीच से काट दिया, तो ये वर्ग हो गया, ठीक। इसको ऐसे मोड़ेंगे, दूसरे तरफ से भी ऐसे मोड़ेंगे, यानी मैं कह सकता हूं कि इसका जो एक फलक है, ये वाला मान लेता हूं, इस फलक का बता रहा हूं कि ये 625 है, तो इसका ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों बराबर होगा, तभी तो घन है, अगर बराबर नहीं हुआ तो घनाभ हो जाएगा, तो ये वर्ग फॉर्म में होगा। इसका मतलब 625 वर्ग मीटर जो है वो क्या है, भुजा गुणित भुजा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, दो भुजाओं का योग ए स्क्वायर होता है। अगर इसको ए माना और इसको ए माना तो ए स्क्वायर होता है, इसको हम लोग समझते भी जानते भी, ठीक। भुजा गुणित भुजा होता है, एक भुजा का दूसरे भुजा के गुणनफल। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है, ये एक का क्षेत्रफल जो है 625, वो ए स्क्वायर का क्षेत्रफल हो सकता है 625, ठीक। क्यों, मतलब ए वाला भुजा और ए वाला भुजा दोनों को गुणा करेंगे तो ये उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, तो 625 आ गया, ए स्क्वायर इक्वल 625, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 625 अंडर रूट 2, और अगर इसको करेंगे तो 25 गुणे 25 होता है 625, एक 25 कॉमन लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 25। यानी मैं कह सकता हूं कि इसका जो लंबाई है ये कितना है 25 मीटर है, और इसका भी लंबाई 25 मीटर है, ठीक। जब इसका लंबाई 25 हो गया, इसका भी लंबाई 25, तो दूसरे वाले का भी तो 25 हो जाएगा, तीसरे वाले का भी तो 25 हो जाएगा, ये भी 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 25 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। यानी एक जो कोर हुआ, एक कोर जो है वो 25 मीटर ले रहा है, एक कोर। तो पूछता है कि जो सभी कोर है वो कितने होंगे, मतलब उसका जो यहां से चलूंगा यहां तो कितना जाऊंगा 25, यहां से यहां 25 दूना 50, यहां से यहां 25 या 75, यहां से 100, 25 चौको 100 हो गया। फिर नीचे में चलूं, यहां से यहां 25, एक और 25 जोड़ लो, ऊपर वाले का कितना हो गया 100 हो गया, नीचे वाले का यहां से चला बराबर 25 50, 25 या 75, 25 चौको 100, ये भी 100 हो गया, टोटल कितना हो गया 200 हो गया। अब यहां से ये कितना होगा, बराबर ही होगा 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25, तो ये भी जोड़ रहा है, तो ये फिर हो जाएगा ये होगा 25 और ये होगा 25 यानी 50। नीचे वाला तो हमको जोड़ने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम यहां पर जब जोड़े, ये वाला भाग ध्यान रखिए, यहां पर ऐसे जोड़े ये और ये, इसमें कहां से यहां से यहां तक, ठीक। तो ये हो गया आपका 100, और इसमें अगर जोड़े ये और ये, तो ये हो गया आपका 100, तो 100 दूना 200 हो गया। बचा कौन सा, तो एक लाइन ये बच गया, एक लाइन ये बच गया, तो ये कितना होगा 25 दूना 50, तो 50 ये हो गया। एक लाइन ये बच गया और एक लाइन ये बच गया, तो ये भी हो जाएगा 50, यानी कितना हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा। बहुत आसान था, ठीक। समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आपको ऐसे बता भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर कैलकुलेट करना चाहो तो कुछ नहीं करना, देखो बस इतना समझ होना चाहिए कि घन है तो बराबर होगा, ये पता है। 6 बराबर भुजाएं होंगी, 6 वर्ग को मिलाकर के घन बनाया गया होगा, ये कंसेप्ट भी आपको पता है। अगर तो कुछ नहीं करना है, सीधे 3750 को डिवाइड करते 625 आता, 625 एक एरिया, बस वो कुछ कलम भी नहीं चलाना था। देखो एक क्यूब सोचे, एक घन सोचे, ठीक, एक घन सोच लिया, ठीक, सोच लिया। अब उस घन का इस पार का क्षेत्रफल, इस पार का क्षेत्रफल, इस पार का क्षेत्रफल, इस पार का क्षेत्रफल 4 हो गए, एक ऊपर 5 एक नीचे 6 का क्षेत्रफल जोड़ करके बताया 3750। 6 का क्षेत्रफल 3750 है, तो एक का क्षेत्रफल कितना होगा, तो जस्ट 3750 में 6 को डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 625, कंप्लीट हो गया। अब आ गया 625, अब मेरे को पता चल गया, दिमाग में ही, कुछ करना ही नहीं है, दिमाग में ही पता चल गया कि एक जो एरिया है, ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, अगल वाला, बगल वाला, आगे वाला, पीछे वाला, कहीं वाला भी है, वो कितना है 625। जब 625 है तो 625 क्या है, उसका क्षेत्रफल है। एक भुजा निकालना है तो हमको पता है कि वो तो वर्ग ही होगा, तो एक भुजा जो बराबर होगा, यानी 625 का वर्गमूल निकाल लूंगा तो हमको 25 निकल गया, 25 निकल गया, तो एक एरिया 25 हो गया। अब जब एक एरिया 25 हुआ तो टोटल ऊपर से कितने हो गए, एक लाइन 25 हो गया, तो 1 2 3 4, 25 चौको 100, नीचे से 1 2 3 4 100, 1 2 इधर से 250, 1 2 250, खत्म।
मतलब 300, खत्म, इसका उत्तर हो जाता 300 मीटर डायरेक्ट। कुछ करना ही नहीं था इसमें, ना तो पेन चलाना है ना कुछ करना है, बस वो कंसेप्ट आपको पता रहे। तो वही कंसेप्ट मैं क्लास में सिखाऊंगा मेरे दोस्त। चलो एक और प्रश्न देखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा इस प्रश्न में, इसको सीधा सीधा फॉर्मूला से अभी बता दे रहा हूं, लेकिन क्लास में इसको मैं क्योंकि इसके फॉर्मूला को अगर मैं डिराइव करूंगा तो थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं चाहता नहीं कि उतना टाइम दूं आगे किसी वीडियो में। कहता है कि किसी गोले के आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित किया जाए तो परिणाम 27 होता है। किसी गोले के आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित किया जाए तो परिणाम 27 सेंटीमीटर होता है। तो गोले की त्रिज्या बतानी। देखिए इसमें हमको, वैसे तो इसमें पूरा पूरा खेल फॉर्मूला का है, लेकिन उस फॉर्मूला के फॉर्मेशन के पीछे की कहानी अभी देखिए। अभी डायरेक्ट पूछ दिया है प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन इसी प्रश्न को घुमा के पूछेगा तो बुरा हो जाएगा, ठीक। इसीलिए फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो चीज हमको पता बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी वो वाला लाइन देखा ना, ऐसे वाला हम लोग, अब इसमें तो हम लोग का पूरा पूछ दिया। कभी अगर मान लो एक भाग का पूछ दिया तो कैसे जानोगे? हमको पता है कि एक भाग जो है समकोण होगा तो आधा चौथाई करके बना देंगे, या फिर इसका ऐसे पूछा और इसको ऐसे बीच से लाइन खींच दिया तो बोला कि इसका और इसका भाग का बताओ, तो कैसे जानोगे? वो सब चीज कंसेप्ट से ही पता चलेगा कि कैसे कैसे ये बना है, वो पता चल जाएगा तो सब बन जाएगा। चलो इसको देखते हैं ना, ये क्या कहता है। यदि किसी गोले का आयतन उसके पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें दो चीजें हैं, गोले का आयतन की बात करता है और पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करता है। गोले का आयतन की बात करूं तो आयतन क्या होता है? आयतन बराबर होता है 3/4 पाई आर क्यूब। क्यूब आयतन हमेशा क्यूब में ही होगा, तीन वो होगा, ठीक। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो कितना होता है? क्षेत्रफल बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा। कहना क्या चाहता है? किसी गोले के आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से भाग दिया जाए, यानी ये है आयतन बटे हमको करना है क्षेत्रफल। अब जब इसको करेंगे तो टोटल आंसर आएगा 27, ये कहना चाहता है। बना देता हूं, बहुत आसान है, लिख देता हूं आयतन का फॉर्मूला को, लिख देता हूं 3/4। हर स्थिति में जो त्रिज्या है वो तो बराबर ही रहेगी, तो आर को आर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3/4 पाई आर क्यूब बटे में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 27 के, ठीक। अगर इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहो तो यहीं से काट लो, पाई से पाई काट दो। इसमें से आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? आर 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 लिख सकता हूं, इसको आर और आर लिख सकता हूं। तो इसमें से 2 आर काट दोगे तो बचेगा कितना? आर, 1 आर बच जाएगा यहां पे, यानी यहां पर बच जाएगा ऊपर में 3/4 आर और नीचे में बच जाएगा बटे में 4, ये, ठीक। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, 3 आर बटे 4 और बटे में 4, ठीक। बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 27। चूंकि ये नीचे वाला जो बटा है इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं लगा दिया 1। चलो अब इसको मैं थोड़ा सरल करता हूं, इसको ऊपर ले जाता हूं, तो क्या लिखूंगा? 3r बटे 4, अब ऊपर जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1/4 बराबर हो जाएगा 27, ठीक। 4 कहां गया? सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, 4/1 होगा ना, गुणे 4/1, क्योंकि 1 ऊपर 4/1, हाँ यही तो होगा। 3 4 ये 27/4, 4/1, हाँ ठीक। कैसे है? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 4/1, एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, फिर से मैं दिखा देता हूं एक बार, कहीं पर तो कुछ गड़बड़ लिख दिया हूं। क्या बोला है? गोले के आयतन और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल को विभाजित किया था, तो आयतन हो गया 3/4 पाई आर स्क्वायर क्यूब
बटे 4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा। तो इसमें से मैं काट देता हूं पाई में से पाई को, इस आर में से यहां आर बचा देता हूं, यहां पे आर खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा 3/4 यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा 27। ठीक, अगर मैं इसको ले जाता हूं उस साइड, इसको इसी साइड ले जाता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा, तो ये बड़ा भाग है तो 4 को उधर ले गया, तो 3r/4 बराबर हो जाएगा 27। चूंकि यहाँ पे भाग हो रहा है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 4। अब ये जो है अगर चाहें तो ये वाला और ये वाला इधर से काट भी सकते हैं, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मैं इसी तरीके से बना देता हूं जैसा बना रहा हूं, 3r/4 गुणे हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 27। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3r बराबर हो जाएगा 27 और r बराबर हो जाएगा 27/3 बराबर 9। और आपसे पूछा था गोले की त्रिज्या r कितनी होगी, तो 9 सेंटीमीटर होगी। आंसर है ये। ठीक, इसमें थोड़ा सा फंस गए थे, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी कभी मैथ्स में कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो दोस्त यही चीज है और इसी प्रकार से हमको चलना है। अभी आप मंडी उसका देखे, क्या बोलते हैं, अभी जो पेपर आया रिजल्ट अमीन पटवारी का, कितना भयावह है, कितना डरावना है। किसी भी भाग को छोड़ना नहीं। हमारा एक हम लोग न्यू बैच भी शुरू कर रहे हैं मंडी के लिए, तो आप चाहें तो इस मंडी निरीक्षक के न्यू बैच में इनरोल कर सकते हैं। इसमें हम लोग कुछ चीजें करेंगे, जैसे एक तो होगा जिसको हम बोलेंगे थ्योरी। ठीक, इसको थोड़ा समझिएगा, कैसे क्लास को इस तरीके से डिजाइन क्यों कर रहा हूं उसको भी समझिएगा। फिर एक दूसरा चीज होगा जिसको हम बोलेंगे माइंड मैप। तीसरा चीज होगा जिसको हम बोलेंगे एमसीक्यू। चौथा चीज जो होगा जिसको हम बोलेंगे पीवाईक्यू। ठीक, थ्योरी क्यों, थ्योरी वो भी थ्योरी कैसा रहेगा, तो मैं अवधारणा बेस, मैं आपको बताया ना, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अब आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो उस तरीके का नहीं पूछा जा रहा है। ठीक, नहीं पूछा जा रहा है। मैंने आपको ये वाला करके बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि ये तो ऐसा है, तो चलो ठीक है पूरे का पूछ लिया, लेकिन कभी आपसे भगवान न करे ऐसा कर दे और बोले कि इसका और इसका पूरा बताओ, तो आपका फॉर्मूला धरा का धरा रह जाएगा। अगर पीछे का अवधारणा नहीं पता तो फिर नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ठीक, तो इस चीज को किसी भी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा तो है नहीं कि हम या फिर कोई भी कोचिंग हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, वो आपको सेलेक्ट करा दे, ऐसा कोई रामबाण नहीं होता। अगर सेलेक्ट करा पाता तो मैं इसका कोर्स का फीस 2.5 लाख रुपए रखता एक कोर्स का और लोग लेते। मैं क्या कर सकता हूं, उन सब चीजों को जो आपको सेलेक्ट नहीं होने दे रहे हैं, यानी कोई समस्या उत्पन्न कर रहे हैं बीच बीच में, उनको मैं दूर कर सकता हूं, बस उनको कम करने की कोशिश कर सकता हूं ताकि आप सिलेक्शन के पास पहुंचे। सेलेक्ट तो नहीं करा सकता, मैं वो सारे काम कर सकता हूं जिससे आपके नंबर कम होते हैं, तो नंबर को बढ़ाने का काम कर सकता हूं। तो नंबर कैसे बढ़ेंगे, ये थ्योरी से बढ़ेंगे, ये अवधारणा जो है उससे बढ़ेंगे नंबर। दूसरा माइंड मैप। माइंड मैप खासकर मैथ्स में तो उतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाकी विषय में जब आपको रिवीजन करना हो तो इसकी जरूरत पड़ती है। इसमें हम 2-2.5 घंटे की क्लास को 5-10 मिनट में रिवाइज कैसे करते हैं, वो सब फॉर्मूला पूरा डायग्राम वगैरह देखते हैं। फिर एमसीक्यू। एमसीक्यू आजकल मैथ्स में भी आप देखेंगे कि मैथ्स में भी कथन वाले प्रश्न पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे, सही उत्तर तक पहुंचेंगे। तो वो 4-5 प्रकार के जो एमसीक्यू, कथन कारण एमसीक्यू या फिर जोड़ी मिलान कूट वाला, तो वो सब एमसीक्यू हम इसमें कवर करेंगे। और सबसे जरूरी एक और भी चीज है जो कि 15 नंबर तक आपका बढ़ा सकता है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सारी चीजें हम इस कोर्स में कवर करेंगे, या फिर इसको इसी तरीके से डिजाइन करेंगे कि नंबर किसी भी प्रकार का प्रश्न आए बनाने की स्थिति में आप रहें, बस। ठीक, तो ये पूरा का पूरा हमारा ये प्रोग्राम रहेगा। और इसमें अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको इसमें 2 चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा आपको पूरा का पूरा क्लास जो कि वर्तमान नए पैटर्न पर आधारित होगा, चूंकि चेंज हो रहा है। मैंने बताया
अभी मैंने इसी वाले को उदाहरण आपको दे करके बताया कि अगर आपसे यहां तक पूछता है तो ठीक है, लेकिन कभी आपको ये वाला भाग पूछ दिया, इसका आधा भाग पूछ दिया, या फिर इसका ये वाला भाग, ये वाला और इधर वाला भाग पूछ दिया, इसको छोड़ दिया, तो फिर कैसे करोगे, कैसे बनेगा आपका प्रश्न। ठीक, तो वो सब चीजें इसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये तो चीज रहा। क्लास के साथ आपको नोट्स बनाना नहीं है, आपको पीडीएफ मिलेगा प्रिंट फॉर्म में, आप उसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है जिसको मैं लिख देता हूं, इसमें आप व्हाट्सएप करेंगे 94 064 21 014। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको यहीं पर फीस भी बता देता हूं। इसका कोर्स का फीस है थोड़ा महंगा होगा, महंगा उस हिसाब से है जो मार्केट में है, लेकिन वो कोर्स मैंने देखा भी है और क्लासेस भी देखी है, तो उस लेवल की क्लास तो मैं नहीं करा पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूं, तो इस सब में रिसोर्स भी लगेगा। तो इसका फीस जो होगा वो 7,000 प्लस जीएसटी होगा, यानी 8,260 रुपए का ये होगा। ठीक, लेकिन अभी डिस्काउंट में ये 4,000 प्लस जीएसटी यानी 18% जीएसटी लगेगा, तो 4,720 रुपए में मिलेगा। और ये कुछ स्टूडेंट के लिए था, शायद अब है या नहीं है, आप एक बार मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी इसके बाद जो दूसरा ऑफर है वो है 5,000 प्लस जीएसटी का, यानी ये कोर्स जो मिलेगा 5,900 रुपए में मिलेगा। ठीक, अगर दूसरे ऑफर में मिलता है तो, और ये ऑफर समाप्त होने के बाद फिर इसमें ही मिलेगा 7,000 प्लस जीएसटी। ठीक, तो कोर्स थोड़ा महंगा है, लेकिन मंडी उपनिरीक्षक फिर दोबारा अभी जल्दी तो आएगा नहीं, और हम जब एग्जाम दे करके निकले तो हमें ये लगना चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत किया है, और उस मेहनत से प्रश्न दिख रहे हैं मुझे। 30, 35, 40 प्रश्न तो सभी करके आते हैं। हमको करना है वो नंबर जो कि सेफ नंबर हो, हमको कट ऑफ के पीछे ना जाना पड़े। और अगर कट ऑफ के पीछे नहीं जाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट, कोई विकल्प नहीं है। अगर कंसेप्ट नहीं समझे, अवधारणा नहीं समझे, तो फिर प्रश्न घुमाएगा और फंसेंगे, नंबर नहीं बनेंगे। नमस्कार।